दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। कहता है अंतर करता है, भिन्नता करती है, आवश्यकता करती है या संबंध करते हैं। तो 11 का आप लोग को आंसर देना है। कहता है तो बालकों के सीखने की प्रक्रिया आकलन, मूल्यांकन तथा अनुदेशन के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? संबंधों पर। अब क्या होगा सर कैसे? देखो, यदि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। अगर हमारे और टीचर और बच्चे के बीच में अगर नकारात्मक संबंध होंगे, क्या सीखने की प्रक्रिया तेज़ होगी? तो बच्चा तो डरा डरा रहेगा ना तो वो अधिगम हो पाएगा वहाँ पर। और यदि दोनों के बीच नकारात्मक संबंध होगा तो सीखने की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी बेटा? धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। कहता है इन तथ्यों के संकलन में से बालक में क्या पैदा होता है? चिंतन 2 ऑप्शन आ गए, विश्लेषण, भाषा और विकास, ठीक है। तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए बेटा। तो देखिए, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को क्या करता है बेटा? एकत्रित करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में क्या करते हैं बेटा? सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि वो कर क्या रहा है? इन तथ्यों के संकलन में बेटा वो क्या पैदा कर रहा है? चिंतन पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? चिंतन, ठीक है। क्या पैदा कर रहा है? चिंतन पैदा कर रहा है। चिंतन क्या होता है बेटा? चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक गुण दोनों पाए जाते हैं। इसमें समस्या के कारण तथा उसके समाधान पर क्या किया जाता है बेटा? विचार किया जाता है। अब 2 हमारे ऑप्शन है तो हम दोनों ही लगा देते हैं बेटा, ठीक है। दोनों चिंतन हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो लक्ष्य में जो बाधा आ रही है उसको विजय पाने की प्रक्रिया करती? कहता है अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है, समस्या समाधान है या कल्पना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है आपका, ज़रूर आंसर दीजिए। देखिए इसमें क्या हो, देखो अभिप्रेरणा हो गई आपकी और अभिवृत्ति हो गई। इससे क्या होता है बेटा? इससे व्यक्ति जो होता है स्वयं प्रेरित होता है। क्या होता है? स्वयं प्रेरित होता है। कल्पना ऑप्शन होगा नहीं आपका, कल्पना नहीं करेगा ना। वो कल्पना करने से वो क्या करेगा बेटा? समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर क्या कर सकती है? विजय प्राप्त करने की क्या है बेटा? प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? देखो, पियाजे से ये क्वेश्चन लिया गया और कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना, यानी कि सहारा नहीं लेता है वो, और शाब्दिक वक्तव्यों को क्या कर लेता है? तर्क कर लेता है। 14 का आपको आंसर बताना है। देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी, देखो पहले मैं इसके संवेदी पेशी अवस्था बेटा 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष तक, और ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है, ठीक है। ये पहली अवस्था होती है, ये नहीं हुई। इसमें बच्चा कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता है कि सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य को तर्क कर सकता है। देखो, तर्क की जो बेटा शुरुआत होती है, तर्क की शुरुआत जो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। तर्क की शुरुआत कहाँ पे हो जाती है बेटा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सॉरी, शुरुआत नहीं कह रहा है कुछ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की, जो उसका वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक, हाँ ऑप्शन गलत हो गया बेटा हमसे, गलत हो गया, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालक जो है हमारा वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य को क्या कर लेता है? वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है ना। तो 13 का
सॉरी 14 का आंसर आपको बताना है। देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मैंने 2 को से गलत लगा दिया। संवेदी पेशी जो अवस्था है बालक के वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। और संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक शारीरिक गतिविधियों से अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। इस समय उसके पास शब्दावली नहीं होती है, ये पता है ना आपको पास। वे चेहरे के हाव भाव से क्या करता है, समझता है। तो हमसे गलती हो गई है, हमारा ऑप्शन होगा संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ठीक, 15 का आप लोग आंसर दीजिए। कहता है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। देखो समावेशी कक्षा मैंने आपको पहले भी बताई थी, समान शिक्षा यानी कि एक ही जगह होगी और एक ही जगह में सभी को बेटा समान शिक्षा दी जाएगी। इसमें सभी तरह के बच्चे होंगे, कोई एक बच्चा नहीं होगा, आपको याद रखना है। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली सामान्य बच्चों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। अलग अलग वातावरण की व्यवस्था नहीं करना, ये समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि सामान्य का मतलब है दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण, दोनों का निर्धारण कर दोगे, है ना, ऐसा तो गलत हो जाएगा। असमर्थ बालकों को खेल भ्रमण व्यायाम आदि में दूर रखना, ये भी समावेशी कक्षा का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। ठीक है बेटा। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। ठीक है, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा की है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा की है, व्यवहारवादी कक्षा की है, शिक्षक केंद्रित कक्षा की। देखो 2 क्लास तो आपकी चल ही नहीं रही है, एक आपकी पाठ्यपुस्तक नहीं चल रही है, एक आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं चल रही है। कौन सी चल रही है, इनकी जगह पे चल रही है बाल केंद्रित। कौन सी, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, जिसमें बच्चे को क्या है, बालक को ही किया जाता है सर्वे सर्वा समझा जाता है। ठीक है, उसी की अनुसार गतिविधियाँ की जाती हैं, कहानी किस्से सुनाए जाते हैं। फिलहाल 16 का आंसर आपको बताना है। देखो बेटा, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किसकी है, प्रगतिशील कक्षा की क्या है बेटा, एक विशेषता है। व्यवहारवादी कक्ष नहीं आएगा। ठीक है, कक्षा में चर्चा करना और आपका अधिगम का एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, चर्चा करना क्या माना जाता है, एक माध्यम माना जाता है। इसमें बच्चे में सृजनात्मकता की भावना विकसित होती है और साथ ही उनके रचना दृष्टिकोणों को समझने का बेटा क्या मिलता है, टीचर को मौका भी मिलता है। और शिक्षक इसके माध्यम से अपने छात्रों को क्या करते हैं बेटा, परखते हैं, जिससे उनका व्यापक रूप से सुधार किया जा सके। यानी कि निदान कर रहे हैं एक तरीके का, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, उपचार किया जा सके। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है बेटा, जॉन डीवी है। कौन है, जॉन डीवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि की बहुप्रतिमा सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, कहता है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। देखो शब्द केवल आ गया है आपका, मैंने बताया था सीटेट में केवल आ जाए, ऑप्शन आप काट दीजिए। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, पॉजिटिव उत्तर है, हो सकता है, लेकिन हम तुरंत टिक नहीं लगाएंगे और आपको भी टिक नहीं लगाना जब तक आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ ना लो। कहता है ये व्यावहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। और चौथा कहता है ये अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक, तो 17 का आपको बताना है। देखो बहुप्रतिमा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हावर्ड गार्डनर है। कौन है बेटा, हावर्ड गार्डनर है। लिख देता हूँ मैं, हावर्ड गार्डनर है। कौन है बेटा, हावर्ड गार्डनर साहब है। उनके अनुसार मानव बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का क्या होती है, समूह, यानी कि प्रतिमाओं और मानसिक कौशलों का समूह होती है, जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से क्या होती है बेटा, संबंधित होती है। फिलहाल आपका ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। कहता है विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखो विकास जो है बेटा आपका आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। ये विकास जो है आपका किस पर निर्भर करता है, 18 का आपको बताना है। देखो विकास मुख्य रूप से आनुवंशिक बनावट और भौतिक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक द्वारा प्रभावित होता है। आनुवंशिक संरचना व्यक्ति के शरीर विकास और मानसिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे एक तरह से संपूर्ण मानवीय संरचना में आनुवंशिकी की भूमिका प्रभावी होती है और भौतिक वातावरण भी मानव विकास को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। और बेटा ऐसा कभी कभी माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का कद मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की अपेक्षा छोटा होता है। किसके कारण, भौतिक के कारण।
ठीक है, क्या होता है बेटा, छोटा होता है। और ठंडे प्रदेश के लोग गोरे एवं गर्म या उष्णाई प्रदेश के लोग कैसे होते हैं बेटा, काले होते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन शैली एवं सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भी क्या होता है बेटा, व्यक्ति एवं उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ठीक। इसमें तो कहीं दिया नहीं है, फिलहाल यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। एक और क्वेश्चन आ गया अभिकथन से। मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। मैंने बताया था कि कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए कि ये हमारा अभिकथन है, तर्क है। पहले आप ये देख लीजिए, दोनों में ऑप्शन के हिसाब से पढ़ लीजिए कि ये ठीक है या गलत है। देखो, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है कि शिक्षक जब निर्णय ले तो विद्यार्थी को उसमें शामिल करे और सक्रिय दोनों की भागीदारी होना चाहिए। ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक। कहता है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को बेटा सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाता। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अब देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। देख लो, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी कहता है आपका कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करना है आपको, आप एक शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक को किन किन बातों पर, आपको किन किन बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक किए। देखो, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ठीक। विशेष छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षण छात्र पर चिंतन में सहायता करेगा। यह कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने के लिए सहायता करेगी। तो 20 का आपको क्या देना है बेटा, उत्तर देना है। देखो, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। जबकि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, बिल्कुल। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगा, बिल्कुल। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने के लिए सहायता करेगी, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इससे क्या होता है, देखो, इन सब पे हमें विचार करना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान या भाग होता है बेटा जिससे शिक्षक ये सुनिश्चित यानी कि पता कर सकता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षण को आगे बढ़ाने की जो क्रिया कितनी सफल रही या नहीं। ये सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।